इस मंच पर बैठे हुए मेरे जैसे नए उपदेशकों के गुरुतुल्य ओम आदरणीय पंडित नरदेव जी, मंचस्थ आदरणीय मातृशक्ति, मैं आपके बीच में आज समसामयिक चर्चा करने की कोशिश करता हूं। देखो, बात यह है कि संसार में विषय बहुत सारे हैं और इन विषयों को समझना सरल भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। कई बार छोटे विषय मुश्किल होते हैं, कई बार बड़े विषय मुश्किल होते हैं, कई बार बड़े विषय बहुत सरल हो जाते हैं और छोटे विषय बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मैं जब पढ़ता था, मैं नॉर्मल स्कूलिंग से जब पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। तो केमिस्ट्री में मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता जब इसकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। और मैं हमेशा इस प्रश्न में उलझा रहता कि ऐसा क्यों नहीं होता, और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा भ्रंश क्यों नहीं हो जाता, खत्म क्यों नहीं हो जाता। और हो नहीं रहा, ये तो दिख रहा है, होता नहीं है, पर क्यों नहीं होता है ये समझ में नहीं आता था। ऐसे कितने सवाल दिमाग में घूमते रहते थे, कितने गणित के, कितने फिजिक्स के, कितने केमिस्ट्री के, उन सब में उलझे रहते थे। लेकिन इन सारे विषयों में मुझे सबसे मुश्किल विषय जो लगता था वो लगता था सिविक्स। सिविक्स कहते हैं नागरिक शास्त्र को। यद्यपि नागरिक शास्त्र हम बहुत छोटे आयु तक ही पढ़ पाते हैं जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी नागरिक शास्त्र में जिनकी रुचि रहती है, मेरी बहुत रुचि थी, पर मुश्किल बहुत लगता था, समझ में नहीं आता था इसे समझें कैसे। पर बंधुओं, कहते हैं जिस एक विषय को समझने से सारे विषय समझे जाते हो, उस एक विषय को पढ़ना श्रेयस्कर है। और वही एक बात केवल वेद है जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाना जा सकता यदि आप वेद को जाने। आप यदि ऋषि दयानंद को उठाकर पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद के आगमन से पूर्व पूरी दुनिया में, इस देश में भी, देश क्योंकि केंद्र रहा वेद का, दुनिया में वेद है लेकिन केंद्र आज भी भारतीय है। वेद को केवल कर्मकांड का विषय माना जाता था। केवल यज्ञीय कर्म मीमांसा के अतिरिक्त वेद को किसी और चीज का विषय माना नहीं जाता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने आगमन के बाद अपना जीवन अपने गुरु को दान देकर वेद पर जो काम करना शुरू किया, तो उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इतने सारे विषयों को, जिनमें विज्ञान और सृष्टि के बहुत सारे गूढ़ विषय हैं, उन विषयों को स्पष्ट तौर पर बताकर, प्रामाणिक रूप से बताकर यह सिद्ध कर दिया कि वेद केवल कर्मकांड का विषय नहीं। संसार में आपको कुछ भी समझना है तो वो वेद के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए हम सालाना एक जलसा करवाते हैं और उसमें पंडित नरदेव जी को बुलाते हैं और वेद सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, और बस परम धर्म हो गया तो बाकी छोटे मोटे धर्म करने की कोई जरूरत बेकार, खाम का कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम धर्म हमने कर लिया। परम धर्म हो गया, वेद को पढ़ा लिया, वेद को सुना लिया, साल में एक बार आयोजन हो गया तो क्या धर्म गौण हो जाएगा? तो बंधुओं, धर्म कभी गौण नहीं होता है, और न तो कोई धर्म ऐसा होता है कि किसी एक धर्म को छोड़ देने से काम चल जाएगा और किसी एक धर्म से पूरा जीवन निकल जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। धर्म, लोगों ने जिस मजहब को धर्म का पर्यायवाची शब्द बना दिया, वो धर्म को ठीक से जान नहीं पाए। पर मैं कहता हूं अंग्रेजों ने इस पर अच्छा काम किया, और अंग्रेज शायद धर्म को हमारे लोगों से बेहतर जान पाए। मैंने धर्म शब्द का अंग्रेजी शब्द ढूंढने का प्रयास किया कि धर्म के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, धर्म के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन नहीं, ड्यूटी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है ऑक्सफोर्ड में, धर्म अर्थात ड्यूटी। ड्यूटी मतलब मेरे डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम क्या है? धर्म है। लॉ, कानून,
है। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जीऊं कैसे न जीऊं, कैसे व्यवहार करूं कैसे न करूं, क्या मुझे करना अच्छा है और क्या नहीं करना अच्छा है, इसी का नाम धर्म है। और इस धर्म को संसार में बताने वाला अगर कोई है तो वो वेद है। लेकिन बंधुओं, वेद के पठन पाठन के छूटने से संसार में बहुत कुरीतियां फैली, बहुत बिगाड़ फैले, और बिगाड़ फैलते फैलते आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि हम अपने ही सिद्धांतों को समझने में लगभग लाचार महसूस करते हैं अपने आप में। पिछले दिनों पहलगाम में पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक छोटा सा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सीज फायर हो गया, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक चर्चा में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी उस चर्चा में गया, और उस चर्चा में कई लोग तो ऐसे थे जो ये बता रहे थे लोकतंत्र बहुत खतरे में है, वर्तमान सरकार बहुत बुरी है और ये सब लोगों को मार डाले। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि वर्तमान सरकार ही एकमात्र ईश्वर के दूत हैं, यही बचा सकती है, बाकी पिछले लोगों ने जो किया वो तो बहुत बुरा किया। अच्छा, अपन फंस गए, अपन ना इसके ना उसके, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आया। तो बंधुओं, उन लोगों से जो चर्चा मैंने आपसे की वही चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं, उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक शब्द मैंने आपके बीच में अभी अभी कहा, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र इस बात का शास्त्र है कि नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिए जो किया जाता है, जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसी शास्त्र का नाम क्या है? नागरिक शास्त्र। इसके अलावा इसी नागरिक शास्त्र में कुछ और शब्द आते हैं, वो शब्द भी आपके बीच में रख देता हूं। एक तो है जनतंत्र, सुना है? सुना है? लोकतंत्र माताओं ने भी सुना है कि नहीं, कि खाली लीलावती कलावती की कहानी सुनती हो है, खाली लड्डू गोपाल झुलाती रहती हो। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है जनतंत्र। ये सुने कि नहीं सुने? एक और 26 जनवरी को क्या आता है? गणतंत्र दिवस। अच्छा, एक और होता है प्रजातंत्र दिवस। अच्छा, ये सब एक ही है क्या? लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब एक ही है क्या? मैं रात मुझे यहाँ पुस्तकें भेंट की गई मोहन मुनि जी की। मैंने एक पुस्तक रात में खत्म कर दी पूरी पढ़ के। मैं किताबों का बहुत भूखा हूं, बहुत तेज खा जाता हूं उन्हें। एक किताब मैंने रात में पढ़ दी पूरी। तो इसी विषय को छूता हुआ एक विषय उसमें भी था, वही आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। 4 शब्द मैंने कहे, पहले इन्हें समझ लो फिर आगे की समझाएंगे। जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र, 4 शब्द हैं। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अच्छा, कभी प्रजातंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को? कभी जनतंत्र दिवस मनाया? कभी लोकतंत्र दिवस मनाया? अच्छा, समस्या यह है कि देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस स्थापित हुआ और खतरे में आ गया लोकतंत्र। 2014 के बाद जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, जो अब हैं, तब से कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैंने कहा लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये तो गणतंत्र है। खतरे में लोकतंत्र कैसे आ गया? और लोकतंत्र खतरे में तो रहे, हमें क्या लेना देना, अपना तो गणतंत्र है। लेकिन यह बड़ी समस्या है। वो कहते हैं जनतंत्र और गणतंत्र में भी भेद करते हो, उसी बहस में कहते हैं जनतंत्र और गणतंत्र में भी भेद कर दो, तुम्हें पता ही नहीं संघ है। इसीलिए इसका नाम है द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक यूनियन ऑफ भारत। ये कोई राष्ट्र नहीं है, टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है। समझ गए किन की बात कर रहा हूं? है? नाम नहीं लूंगा मैं राहुल गांधी का, तुम समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है, ये देश है ही नहीं, राष्ट्र है ही नहीं। अब ये बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि जब ये राष्ट्र ही नहीं है तो इस राष्ट्र में जनतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र क्या, लोकतंत्र क्या? आओ इसे समझने का प्रयास करेंगे। वहां उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, नेशन, कि भारत एक नेशन है।
अच्छा, नेशन किसे कहते हैं इसे समझो। मैंने ढूंढा भाई ये नेशन क्या होता है। अब नेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो मैं अंग्रेजी भाषा में गया, तो वहां जाके पता चला अंग्रेजी तो कोई भाषा ही नहीं है। हमने कहा अंग्रेजी भाषा नहीं तो ये कहां से आई? बोले भैया ये लैटिन से आई है, फ्रेंच से आई है, या हिब्रू की प्रजाति की भाषाओं से आई है। तो इसमें जो नेशन शब्द है, इस नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशो शब्द से हुई है, NATIO। और ये जो नेशो शब्द है ये लैटिन से आया है और इसका अर्थ है जन्म लेने वाला। नेशो शब्द का अर्थ क्या है बोलो? जन्म लेने वाला, यानी जिसने जन्म लिया है उसका नाम नेशो है। और जिन्होंने जन्म लिया है उन सबसे मिलकर जो समूह बनता है उस समूह का नाम नेशन है। अब इसे अपनी भाषा में समझो। हमारे यहां जन्म लेने वाले को जन कहते हैं और जन के प्रतीकात्मक स्वरूप में हम ज शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई जहां ज जुड़ जाता है वहां जन्म आता है। मेरे पीछे जिसने जन्म लिया हो, मेरे अनु में जिसने जन्म लिया हो, मेरा वो छोटा भाई जो मेरे अनु में जन्म लेता है, मेरे पीछे जन्म लेता है, क्या कहलाएगा? अनुज। और जो मुझसे आगे मेरे अग्र में जन्म लिया है, मुझसे बड़ा है, क्या कहलाता है? अग्रज। जो मुझसे पूर्व में जन्म लिए हैं वो मेरे क्या हैं? पूर्वज। और जो मेरे वंश में जन्म ले रहे हैं वो क्या है? वंशज। और जो मेरी बेटी मुझसे जन्मी है, आत्म से जन्मी है, उसे कहते हैं आत्मजा। और जो पुत्र है उसे कहते हैं आत्मज। यानी ज मतलब जन्म, जन्म लेने वाले को कहते हैं संस्कृत भाषा में जन। जन्म लेने वाले का नाम क्या है बोलो? जन। अच्छा, जन्म कौन कौन लेते हैं? आप सबने जन्म लिया है कि नहीं? देखो भाई, ढूंढो कोई एक दंत दयावंत चार भुजाधारी तो नहीं है। अच्छा, जन्म तो सबने ही लिया है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने जन्म न लिया हो। तो जो हम सब यहाँ बैठे हम सब ने जन्म लिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है बाहर जो चिड़िया उड़ रही है उसने भी जन्म लिया है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगी? जन। कुत्ते बिल्ली भी क्या कहलाएंगे? जन। शेर वगैरह गीदड़ भेड़िए ये सब भी क्या कहलाएंगे? जन। समझ में आ रही है बात? और ऐसे जन से मिलकर जो तंत्र बनता है उसका नाम जनतंत्र। उसका नाम क्या है? अब क्योंकि जनतंत्र केवल मनुष्यों का होता है, पशु पक्षियों का नहीं होता, तो यहाँ जन्म लेने वाले केवल मनुष्यों की बात की गई है। यानी जिन मनुष्यों ने जन्म लिया है वो जन्म लेने वाले सब लोग जिस सिस्टम को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, चलाते हैं, वो सब जनतंत्र कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब जन्म लेने वालों में बोलो कौन कौन है? चोर है कि नहीं? मुंडी हिलाओ। चोर है कि नहीं? बलात्कारी, हत्यारा, डाकू, जेब कतरा, देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, ये सब भी जन्म ले रहे हैं। तो सब क्या कहलाएंगे बोलो? इन सब से मिलकर जो तंत्र बनता है उस तंत्र का नाम क्या है बोलो? जनतंत्र। जनतंत्र किसे कहते हैं? जनतंत्र उसे कहते हैं जहां सबको वोट डालने का अधिकार हो। जहां एक सज्जन आदमी को वोट डालने का अधिकार है वहीं एक डाकू को भी वोट डालने का अधिकार है। जहां एक धर्मात्मा को वोट डालने का अधिकार है वहीं एक चोर, बलात्कारी और गद्दार को भी वोट डालने का अधिकार है। और सुनो, वोट में कोई अंतर नहीं होता। दोनों के वोट में कोई अंतर नहीं होता। एक IAS अधिकारी का वोट और एक बलात्कारी का वोट, दोनों के वोट का मूल्य बराबर होता है। बात समझ में आ गई? जहां वोट का मूल्य बराबर हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो, ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? जनतंत्र। ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? जनतंत्र कहते हैं। अब एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अर्थापत्ति निकाल लेते हैं। जनतंत्र में जिनकी वोट ज्यादा होंगी उन्हीं की सरकार बनेगी, राजा उन्हीं का बनेगा। ऐसा है? होगा कि नहीं? अगर चोरों की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी, डाकुओं की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी, आतंकवादियों की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी आतंकवादी बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी जनतंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। जनतंत्र और लोकतंत्र में ये दोनों समानार्थी शब्द है, इनमें कोई अंतर नहीं। जनतंत्र ही लोकतंत्र है। और जनतंत्र के संबंध में पास में हरियाणा है। हरियाणा में एक नेता हुए चौधरी देवीलाल जी।
नाम सुना होगा देवीलाल जी का। देवीलाल जी कहते थे कि जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, सिर। ये नहीं देखा जाता सिर के भीतर कुछ है या नहीं, बुद्धि है या नहीं, ये नहीं देखा जाता, केवल सिर गिने जाते हैं। यही लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र को एक कहानी से सुनो कि लोकतंत्र जनतंत्र होता क्या है। साहित्य की कहानी है, मेरे नाम मैं भूल रहा हूँ इतिहासकार का, साहित्यकार का, आपको शायद याद आ जाए, आपने पढ़ी हो। कहानी यूं है कि पहले उत्तर भारत में कई प्रसिद्ध स्थानों में से एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था प्रयागराज, जिसे बीच में इलाहाबाद कहने लगे थे। अभी अपने यहाँ राजा थोड़ा अलग किस्म का आ गया, उसने फिर प्रयागराज कर दिया। तो प्रयागराज इतनी प्रसिद्ध जगह थी, इतनी प्रसिद्ध जगह थी कि प्रयागराज जाने का लोग सपना देखते थे। वहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और अच्छा बताओ सरस्वती किस किस ने देखी है? लेकिन वहां 3 नदियां आपस में मिलती थी और इन 3 नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी कहते थे। त्रिवेणी में नहाने का बड़ा महत्व था। एक तो ये प्रसिद्धि, दूसरी ये प्रसिद्धि कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का ये जुडिशियल कैंपस बनता था। यहाँ न्यायालय था एक बहुत बड़े इलाके का और यहाँ न्याय होता था, इसलिए भी लोगों को आना पड़ता था। तो एक आदमी जिसकी पीढ़ियों में कभी कोई प्रयागराज नहीं गया, ये पहली बार प्रयागराज के लिए घर से चला। अपना बक्सा सामान सब उठा लिया और इसका काम कुछ ऐसा था कि इसे महीनों तक रहना, इसीलिए ये अपना अच्छा खासा सामान, रुपए थैले सब लेकर चला। ट्रेन में बैठा और पहुंच गया प्रयागराज। प्रयागराज इसकी पीढ़ियों में कभी कोई नहीं आया। अब प्रयाग में उतरेगा, महीनों रहना है, कहीं होटल लेना पड़ेगा, किसी होटल में जाकर रहेगा, खाना भी ढाबे पर खाना पड़ेगा और बुरी परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी। कोई अपना नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। बक्सा लेकर, अपना थैला झोला लेकर जैसे ही स्टेशन पर उतरा, उतरते ही दौड़कर एक 11-12 साल का बच्चा इनके पास आया और आते इनकी अटैची इनके हाथ में से लेनी, पैर छुए और बोला, मामा जी प्रणाम। अब आदमी असमंजस में, मामा कहां से आया, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। भांजा कहां से आ गया जबकि मेरी कोई बहन ही नहीं है, असमंजस में। लेकिन भांजा था कि बोलता जा रहा था। कहा, मामा जी कितने दिन हो गए आपको घर आए, आप जानते हो विवाह के बाद आप आज तक घर नहीं आए। मेरी माँ की तो आंखें पथरा गई तुम्हारी राह देखते देखते। हम लोग देखो पैदा होकर इतने बड़े हो गए, सबके मामा आते हैं, हम तो रोते बैठ करके हमारे मामा नहीं आए। तुम्हारी प्रतीक्षा देखते देखते आज जब पता चला कि तुम आने वाले हो, दौड़कर स्टेशन पर आ गए। चलो घर, माँ प्रतीक्षा कर रही है, बढ़िया घी की सब्जियां बनाई हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया पनीर बनाया है, रसगुल्ले बनाए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। अब आदमी चक्कर में, यार बहन नहीं, कोई आज तक आया नहीं, ये भांजा कहां से आया। अब उस आदमी के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा, यार 1 महीना रहना, होटल में रहना पड़ेगा, खर्चा होगा, गंदे संदे गद्दों में सोना पड़ेगा, वहां ढाबे पे उल्टी सीधी खाने पड़ेंगे। बढ़िया है, घर का खाना मिलेगा, फ्री में रहना मिलेगा, कपड़े धुले धुलाए प्रेस मिलेंगे, ये मुझे मामा मान रहा है, ये भी खुश हो जाएगा, इसकी बहन भी खुश हो जाएगी, तो मुझे मामा बनने में क्या हानि। तो उसने कहा, हाँ भांजे, बस मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। घर से चला, तुम्हारा आता पता नहीं था, फोन नंबर नहीं था बेटा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मुझे ढूंढ लोगे। बोले, हम तो ढूंढ लेते। और उन्होंने उनका सामान उठा लिया। बोले, मामा जी चलो, हमारा परले छोर पर मकान है, आपको सारा प्रयाग दिखाते हुए लेकर चलूंगा। रास्ते में कहा, देखो मामा, ये वो किला है, ये वो हवेली, ये वो महल, ये तब का मंदिर, ये तब का मंदिर, ये तब का मठ है। सारी चीजें दिखाते दिखाते रास्ते में त्रिवेणी आ गई, संगम आ गया। बोला, मामा जी संगम आ गया, स्नान यहीं कर लो। अब मामा ने भी सोचा, जब आ ही गए हैं तो पुण्य भी कमाते चले। मामा त्रिवेणी पर चले गए और नहाने के लिए। भांजा बाहर बैठा था, उन्होंने अपना बक्सा भांजे के पास रख दिया, बैग उतार कर भांजे के पास रख दिया, जेब में से पर्स निकाले भांजे को दे दिए, ऊपर की जेब में छुट्टे पैसे पड़े थे वो भी भांजे को दे दिए, गले में सोने की माला थी, हाथ में अंगूठियां थी, सब सामान उतार कर भांजे को दे दिया।
और सारे कपड़े उतार दिए, ऊपर जनेऊ और नीचे एक तौलिया बांध कर वो पहुंचे त्रिवेणी में और प्रसन्न हो गए कि आज कितने दिनों बाद संगम का दर्शन करने का अवसर मिला है। और जैसे ही हर हर गंगे करके डुबकी लगाई, डुबक कर जब बाहर निकले तो ना भांजा था, ना पैसे थे, ना सामान था, वहां कुछ नहीं बचा। मामा खड़े हैं त्रिवेणी में एक अंगोछा लपेटे हुए, ऐसे शहर में जिस शहर में इनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई इन्हें जानता नहीं, किसी से इनका परिचय नहीं, और एक थैला अब इनकी जेब में नहीं। बंधुओं, यह जनतंत्र यही त्रिवेणी है। जैसे ही इलेक्शन की त्रिवेणी आती है तो भांजा दौड़कर हमारे पास आता है, कहता मामा जी आप कहां थे, आपकी प्रतीक्षा करते करते आंखें पथरा गई। और हम खुश हो जाते हैं कि भांजा फ्री में पानी देगा, फ्री में वाईफाई देगा, घर में घी भिजवाएगा, लड़की को स्कूटर देगा, माँ को पेंशन मिलेगी, छात्रवृत्तियां बच्चों को मिलेगी, हम खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाकर बंधुओं, जैसे ही इस इलेक्शन की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो भांजा भी गायब, पेंशन भी गायब, नौकरी भी गायब, सब गायब। हम 5 साल फिर तौलिया बांधे खड़े रहते हैं खाली जनेऊ में, और इसी तरह हमारे 5 साल व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद एक और भांजा आता है और कहता मामा प्रणाम, और हम फिर बहकाए जाते हैं। इसी का नाम जनतंत्र है, इसी का नाम लोकतंत्र है। और याद रखना, जनतंत्र में 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर शासन करते हैं, क्योंकि उनकी 2 वोट, समझ रहे हो। जनतंत्र में 51 गधे 49 सिंहों पर शासन करते हैं, क्योंकि उनकी 2 वोट ज्यादा है। यहाँ केवल वोट गिनी जाती हैं, बाकी चीजों से कोई लेना देना। 2 बातें समझ में आ गई, जनतंत्र और लोकतंत्र। अच्छा ये बताओ, सबको वोट डालने का अधिकार है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? उत्तर दो भाई। चोर को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? भ्रष्टाचारी को वोट डालने का अधिकार? एक जज साहब, अभी अभी उनके घर में सफाई की गई तो कितने नोट मिले? कहते हैं बोरियों में भरे हुए थे। कितने करोड़ थे? इतने ठीक ठीक बताया गया। अच्छा ताज्जुब की बात यह, आपको पता है जज साहब की नौकरी नहीं गई, जज साहब लगातार नौकरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जज साहब के खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा साझे का है। पैसा अकेले का नहीं है, पैसा सबका साझे का है। उसने अकेले कमरे में बैठ के कहा होगा तुम कुछ करके देखो, सबकी पोल पट्टी ना खोल दूं, तब कहना। इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंधुओं, ऐसे तंत्र को जनतंत्र कहते हैं। अच्छा बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? होना चाहिए क्या ये बताओ? डाकू को होना चाहिए? चोर को होना चाहिए? भ्रष्टाचारी को होना चाहिए? गद्दार और आतंकवादी को होना चाहिए? अच्छा इस देश में है कि नहीं है? है। तो बोलो जनतंत्र चल रहा है कि नहीं? हाँ जनतंत्र चल रहा है। अब आते हैं प्रजातंत्र पर। पहले जन और प्रजा के अंतर को समझो। जन कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसका नाम जन, जन्म लेने वाले का नाम। इसी जन को जब संस्कारित करके, शिक्षित करके विशिष्ट बनाया जाता है, तब इसे प्रजा कहा जाता है। जन को शिक्षित कर देने का नाम ही क्या है? प्रजा है। आपने एक जन पैदा हुआ था जो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आपने उसे शिक्षा दी, विद्वान बना दिया। अब जब ये विद्वान बन जाता है, संस्कारित होकर विद्वान बन जाता है, तब इसे प्रजा कहा जाता है। और ऐसा प्रजा का समूह गण कहलाता है। ऐसा गण जब कोई तंत्र रचता है तो उसे गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ यह है, प्रजातंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। गणतंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। गणतंत्र और प्रजातंत्र में वोट डालने का अधिकार केवल उसे है जिसमें ये विवेक है कि वो जान सके कि कौन राजा होगा और कौन नहीं। अर्जी पीछे बैठ के करो बात। जनतंत्र, वो माफ करना, प्रजातंत्र और गणतंत्र में वोट डालने का अधिकार उसे है जो ये विचार कर सके कि राजा कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। ऐसा उदाहरण दूं आपको एक।
बाहर से नहीं, इसी घर में से उदाहरण दूंगा। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर ऋषि दयानंद ने विचार किया कि मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तब ऋषि दयानंद ने यहाँ प्रजातंत्र को स्थापित किया। अच्छा ये बताओ, आर्य समाज में मान लीजिए 50 सदस्य हैं, क्या सबकी वोट होती है? बोलो, सबकी वोट होती है? नहीं, वोट प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। इन 11 सदस्यों पर ये आदमी वोट डालेगा, अगले 21 सदस्यों पर ये व्यक्ति वोट डालेगा, अगले 21 सदस्यों पर ये व्यक्ति वोट डालेगा। यानी उन सब 21 लोगों ने ये विचार किया है कि हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान ये है, और इसके साथ विचार करके हमने चर्चा कर ली है कि इसके साथ हमारे सामाजिक बुद्धि के नियम आदि सब मिलते हैं, इसलिए इस आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, और सबको वोट डालने का अधिकार होगा तो बर्बादी होगी, जैसी यहां हो रही है। यहां तो ऐसी स्थिति है भैया कि उन लोगों को वोट डालने का अधिकार है जो भीड़ हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुमने बाबाओं की सभाएं नहीं देखी? बाबा देखे कि नहीं देखे? बाबाओं की सभाएं होती हैं, ईसाई बाबा होते हैं, मुसलमान बाबा होते हैं, और हिंदू भी बाबा होते हैं। इन बाबाओं की सभाओं में रोग ठीक कर दिए जाते हैं। कैसे रोग ठीक करते हैं? एक आदमी आता है 3 कांधों पर, 3-4 आदमी पकड़ के ला रहे हैं, पास्टर के सामने लाया गया, मंच पर खड़ा हुआ, वो उसके ऊपर कुछ जल फेंकता है, कुछ उल्टा सीधा करता है। थोड़ी देर पहले ये आदमी कह रहा था कि भाई मेरे फेफड़े नहीं है, किडनी नहीं है, फिर ये कहने लगता है मेरी फेफड़े भी आ गए, किडनी भी आ गई, उछलने लगता है, दौड़ने लगता है। जिन्हें यकीन ना हो, मोबाइल पर जाकर सर्च करना, मोबाइल पर चंगाई दवा जाकर सर्च करना, तो तुम्हें वहां ये खूब नाटक मिलेगा। ये मूर्ख लोग इनके बहकावे में आकर इन्हें भगवान मान लेते हैं। क्या ऐसे लोगों को राजा चुनने का अधिकार हो सकता है? क्या ये निर्णय कर सकते हैं कि राजा कौन होना चाहिए, कौन नहीं? अरे एक डीएम चुनने के लिए, एक एसएसपी चुनने के लिए, एक पुलिस वाला चुनने के लिए भी बुद्धिमान लोगों की समिति बनाई जाती है, और बुद्धिमान लोग निर्णय करते हैं कि ये आदमी एसएचओ हो सकता है या नहीं, ये आदमी आईएएस हो सकता है या नहीं, ये आदमी आईपीएस हो सकता है या नहीं। और जब हम राजा चुन रहे हैं तब बुद्धिमत्ता और निर्बुद्धिता से कोई लेना देना नहीं, जो समझ में आए कि राजा कौन होगा। अच्छा, संसार में मूर्ख अधिक होते हैं कि बुद्धिमान? बोल पड़ो, मूर्ख ही अधिक होते हैं। जब अधिक वो होंगे तो निर्णय वही सुनाएंगे, और वो निर्णय अच्छा नहीं होगा। इसीलिए प्रजातंत्र और गणतंत्र ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इन महत्वपूर्ण चीजों को अपने पल्ले गांठ बांध कर रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम इस देश में प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना कर सकें। आजकल जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो फर्जी गणतंत्र दिवस है, उसका गणतंत्र दिवस से कोई लेना देना नहीं है। वो जनतंत्र दिवस है या लोकतंत्र दिवस। जनतंत्र दिवस, जनतंत्र को आप भीड़ तंत्र भी कह सकते हो, जहां भीड़ की मर्जी चलती है उसे भीड़ तंत्र कहते हैं।